हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 02 यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो जैसे कि आप लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि मैम MHI 2 के लिए भी हमें एक जल्दी से क्विक रिवीजन करा दीजिए ताकि आप लोगों के एग्जाम में हेल्प हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ऑलरेडी मैं MHI 05 की ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो वीडियो अपलोड कर दी दिसंबर एग्जाम के लिए, और MHI 1 का एग्जाम आप सभी आज देकर आ चुके हैं। तो MHI 2 आपका नेक्स्ट एग्जाम है। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और जितना मैं आपको बता रही हूँ वो सारी बातें बहुत केयरफुल तरीके से आप सभी को सुनना और समझना है। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मॉडर्न वर्ल्ड में हम पूरे के तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो भी उसका मॉडर्न पार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो पेड क्लासेस भी अवेलेबल है, जिस पर आप 8881916980 पर अपना एनरोलमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने भी यहाँ से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, वो भी 1 जनवरी। तो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट यहाँ पर करवा सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट जुलाई 2023 के स्टूडेंट है या जिन्होंने अभी पास्ट में अपना कोई एग्जाम नहीं दिया है तो आगे देने वाले हो, तो एनरोलमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इस पेड क्लासेस में ज्वाइन करा सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, ये सब कुछ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, ये तो एक थी बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब बढ़ते हैं अपनी मेन बात जिसके लिए आप सभी यहाँ पर आज की क्लास देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ही, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर है रेनेसांस के ऊपर, जो है पुनर्जागरण। तो देखो, रेनेसांस से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। बस वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो उनकी चॉइस है कि वो 20 मार्क्स में देने वाले हैं या फिर इसको 10 मार्क्स में। यहाँ से 10 मार्क्स का भी आता है और 20 मार्क्स का भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण या फिर आपका रेनेसांस का होता है। तो याद रखना, रेनेसांस अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये आप लोगों का क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, पता होना चाहिए। फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, आपका रीबर्थ। तो ये रेनेसांस का जो टाइम पीरियड है, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इसका टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है 14 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड हमें रेनेसांस पुनर्जागरण का देखने को मिलता है, यानी पुनर्जन्म जो हुआ था। अब रीबर्थ से मतलब ये नहीं है कि जैसे हम लोगों की लाइफ में हमारे डेथ होने के बाद दोबारा से हमारा जन्म हुआ है, रेनेसांस का मतलब वो नहीं होता। यहाँ पर जो रीबर्थ का मतलब हमें देखने को मिलता है, ये वो एक नया पीरियड है। ठीक है, आपके एक नया एरा की शुरुआत होती है, जिसमें किस क्या देखने को मिलेगा, न्यू एरा ऑफ आर्ट। ठीक है, कला की आप देखोगे इसकी शुरुआत यहाँ पर होती है। और किस क्या देखने को मिलेगा, आपके क्लासिकल लर्निंग की यहाँ पर शुरुआत होती है। मतलब क्या है कि रीबर्थ का मतलब ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेडिएवल के समय पर हमें देखने को मिलता है कि मेडिएवल को हम और किस नाम से जानते हैं, आपके ब्लैक डेथ के नाम से, है ना। तो देखो, इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ब्लैक। तो देखो, मेडिएवल का समय जो होता है, हमें पता है कि इस समय के जो मैक्सिमम जो लोग हैं वो पूरे के पूरे आपके धार्मिक पर बेस्ड थे, रिलीजन पे विश्वास करते थे। यानी प्रिस्ट और पोप उस समय जो भी कहते थे वो सब कुछ वो लोग मानते थे, जो उस समय सोसाइटी पर लोग होते थे। लेकिन जब से आपके रेनेसांस की शुरुआत होती है, यहाँ पर आप देखोगे। और दूसरी चीज ये आपको याद रखना कि रेनेसांस की शुरुआत आपकी कहाँ पर हुई थी, यूरोप में भी हुई थी। यूरोप के साथ साथ सबसे अच्छा खासा ये आपके इटली में हुई थी। इटली में जो आपका एक जगह है फ्लोरेंस, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूरोप में आप देखोगे जब आपके मेडिएवल से मॉडर्न पीरियड का समय आता है तो बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अब हमने क्या देखा कि पूरे आपके 11 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में पूरा का पूरा, जबकि ये टाइम पीरियड नहीं आया क्योंकि रेनेसांस 14 से 17 सेंचुरी का समय था। लेकिन 11 से 13 सेंचुरी में आप देखोगे कि उस बीच में क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, ये सब चल रहे थे। और इनके बीच में आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे यूरोप में भी इनका संपर्क बढ़ा। तो यूरोप में हम फ्यूडलिज्म सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, MHI 1 में आप ऑलरेडी एग्जाम में देकर भी आ चुके हो। तो यूरोप में फ्यूडलिज्म जैसे ही आपका सामंतवाद खत्म होता है, उसके बाद वहां पे एक नया राज्य का उदय आपको देखने को मिलता है। एक नया स्टेट वहां पे राइज होता है, जिसको आप क्या कहते हो, साइंटिफिक। यानी आपके जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनका आविष्कार होता है। मतलब अब यहाँ पर कुछ फिलोसोफर्स आते हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो यहाँ पर क्या करें, आपके जो जितने भी लोग सुपरस्टिशियस अंधविश्वास में घुसे हुए हैं उनको वहां से बाहर निकालें।
तो यहाँ पर जो आपका रेनेसांस का मतलब है वो ओवरऑल क्या है कि यहाँ पर लोगों को अंधविश्वास से निकालना है और उन्हें बताना है कि यहाँ पर जो आपके साथ प्रिस्ट पोप अरिस्टोक्रेट जो लोग हैं आपके साथ जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, आपको अंधविश्वास में रख रहे हैं और आप यहाँ पर इस दुनिया में रहते हो, इस राज्य में रहते हो, स्टेट में रहते हो, तो आप लोगों के भी कुछ अधिकार है, कुछ राइट्स है जो आपको मिलने चाहिए और आप उन सब चीजों से अनअवेयर हो। तो यहाँ से उन्हें अवेयर करने के लिए है। रेनेसांस के समय पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपके प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कागज और मुद्रण यानी आपकी करेंसीज बनेगी, बुक्स भी और पब्लिश होगी, ठीक है, बाइबल आपको देखने को मिलती है। इसको भी बहुत अदर लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और आपका रसिया हुआ, चाइना हुआ, पोलैंड हुआ, हंगरी हुआ, यहाँ पर भी आप देखोगे इन सारी चीजों को आपका जो पेपर है, जो करेंसी है, जो गन पाउडर है, इन सब का आविष्कार होता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे लोग जो है इसके बारे में जानते हैं। तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है। रेनेसांस के पीरियड में हम जो थिंकर्स या फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हुए आपके दांते, ठीक है, जैसे हुआ पेट्रियार्क, तो ये आपको नाम याद रखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसके बारे में पता होगा। तो इन्होंने आपकी पेंटिंग्स बनाई थी, लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। तो इटली में आप देखोगे इसकी शुरुआत हुई। इटली में भी हम देखते हैं आपकी किसकी नई लर्निंग की, न्यू लर्निंग की शुरुआत होती है। पहले क्या था, आप सभी को पता है कि हैंडक्राफ्ट थे, यानी सब कुछ हाथों से लिखे जाते थे, लेकिन अब क्या मशीन्स आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पर अब लोगों में फैलाने जाने की पूरी कोशिश की गई है। उसी को हम कहते हैं रेनेसांस, जो आपको इस वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मतलब जो अभी तक लोग क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के जो लोग बोल रहे थे, वहाँ के जो प्रीस्ट पोप बोल रहे थे उसमें थे, लेकिन अब क्या है, लोगों को अवेयर हो गया है कि अभी तक हमें अंधविश्वास में रखा गया है और हमारे साथ गलत किया गया है। तो रेनेसांस का वो समय है कि अब यहाँ पर लोगों की आंखें खुल गई हैं बोल सकते हैं, और उन्हें यहाँ पे चीजें समझ आने लगी हैं। तो उसके लिए अब वो क्या करेंगे, वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एनलाइटनमेंट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रेनेसांस में जो मेन उद्देश्य है वो था कि आपका ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। तो आपके एग्जाम में ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये जब भी क्वेश्चन आता है तो 10 मार्क्स का आता है, तो उसको पढ़कर जरूर जाना। क्लियर हो गई सारी बात। तो रेनेसांस आपका एक फ्रेंच वर्ड भी है और इटालियन वर्ड है रीबर्थ। तो यहाँ पर क्या है, आपके पूरे एक नए चीजों की शुरुआत होती है, और इसके ज्यादातर जो कल्चर डेवलपमेंट हमें यूरोप में देखने को मिलता है, और यूरोप में इसकी शुरुआत 13 से 15 सेंचुरी, 13 से 15 सेंचुरी आपके बुक के अकॉर्डिंगली है, वैसे 14 टू 17 सेंचुरी माना जाता है। तो जब रेनेसांस की शुरुआत होती है तो यहाँ पर आपके किसकी, मॉडर्निटी की एमरजेंस होता है। मॉडर्निटी यानी आपकी आधुनिकता का विकास, यहाँ पर उसको बढ़ावा मिलता है मॉडर्न यूरोप के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को, मैंने आपको बताया ना, अंधविश्वास से थे उसको बाहर निकाला गया और सबको साइंटिफिक मेथड से सोचने पर यहाँ पर बताया गया। रेनेसांस में मेन मैंने आपको बताया ना, ह्यूमैनिज्म, ये आपको चीज याद रखनी है, ये मेन चीज होती है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो क्या है आपका, एनलाइटनमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट मतलब क्या है, जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब आपको समझ आ गया कि लोगों को अभी तक अंधकार में रखा गया है, हमारे साथ अभी तक गलत हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, वो सारा कुछ आपके सेकंड चैप्टर में, वो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, आपको इसमें कुछ एक आध बुक के नाम याद कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें रेनेसांस वाले चैप्टर में नाम है आपके चार्लेस होमर हस्किंस, ठीक है। इनकी एक बुक है जो आप लोग नाम याद रखना। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था द रेनेसांस ऑफ द 12th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो आपके ये हैकिंस है, इन्होंने जो आपका टर्म है रेनेसांस, इसको अच्छा खासा मेंटेन करके रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमें ये पीरियड में देखने को मिल रहा है क्रिश्चियनिटी, आपने ये भी फर्स्ट MHI 01 में, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी का उदय कैसे हुआ, उसके बाद मुस्लिम्स का अरब में कैसे राइज हुआ था, उन्होंने कैसे क्रिश्चियनिटी को हटाया था और मुस्लिम अपना रिलीजन लेकर के आना चाहते थे, ये सारी बातें आपको यहाँ पर देखनी है। और जो मैंने अभी आपको पेंटर्स के नेम बताए हैं, इनके बारे में भी, हाँ, इन लोगों ने भी अपने फेमस वर्क यहाँ पर लिखे हैं, उसको पब्लिश किया है। जैसे कि आप नाम याद याद कर सकते हो, मिरांडोला, इनकी जो फेमस बुक अगर हम बात करते हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी आपका ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। देखो ऑब्वियसली मैं डिटेल में तो आपको सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर आपके एग्जाम में ये चीज आई तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं।
ठीक है? बाकी इसको हम आगे फ्यूचर में आप कोई भी पेड क्लासेस लोगे, तो उसमें मैंने इसी तरीके से डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई है। तो हम उसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट हम इतनी बातें कर ले रहे हैं, जैसे निकोलो आपके जो पेंटर हैं, इन्होंने भी द प्रिंस लिखा था। याद होगा सभी ने इसके बारे में अच्छे खासे तरीके से पढ़ा है। यहाँ पर जो आपके गैलीलियो गैलीली ने जो यहाँ पर आपका इन्वेंशन किया था, ये सारी बातें लिखनी है आपको इस वाले चैप्टर में जो रेनेसांस के थ्रू हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर में करनी है और ह्यूमैनिज्म मानवतावाद पे काम करना है, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रही हूँ आपके सेकंड चैप्टर की तरफ, जो कि एनलाइटनमेंट है। यहाँ से भी 100% आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनलाइटनमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये आपका सेकंड और थर्ड चैप्टर है, जिसमें थर्ड चैप्टर में आपको मिलेगा इसके जो स्कॉलर्स के बारे में, ठीक है? एनलाइटनमेंट की अगर हम बात करें, तो ये आपकी शुरुआत हो चुकी थी 17th सेंचुरी में, ठीक है? लेकिन ये अच्छे खासे अगर मैं बात करूँ, पीक पर पहुंचा था आपके 18th सेंचुरी में। तो यहाँ पर मैं अगर एनलाइटनमेंट की बात कर रही हूँ, तो ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, कि यहाँ पर अब लोगों को समझ में आ चुका था कि लोगों को अभी तक अंधकार में रखा जा रहा है, ठीक है? क्योंकि मेडिएवल पीरियड में जो लोग हैं, वो पूरे के पूरे किसको, आपके धर्म को ही सुप्रीम मानते थे। जो धर्म कहता था, यानी जो चर्च, पोप, प्रीस्ट जो कहते थे, वही पावरफुल थे, उन्हीं का इन्फ्लुएंस आपके यहाँ पर बना हुआ था। क्योंकि मेडिएवल पीरियड में हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, जो लोग हैं वो लिटरेट नहीं होते, इलिटरेट होते हैं। तो दैट्स व्हाई दे हैव नो नॉलेज, और इसीलिए वो क्या करते थे, बिलीव इन रिलीजन, ठीक है? तो यहाँ पर वट एवर वॉज सेड इन रिलीजन दे यूज टू बिलीव। तो याद रखना, जो भी धर्म यहाँ पर कहते हैं वो उसको मानते थे, ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद आपको यहाँ पर दो स्कॉलर्स, फिलोसोफर देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक थे आपके मार्टिन लूथर और दूसरे थे आपके जॉन कैल्विन। तो ये दोनों आते हैं, और ये दोनों यहाँ पर मेन काम करने आते हैं, जिन्होंने 1618 से लेकर के 1648, ये दोनों ने क्या करा, आपके चर्च और पोप से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे। और ये यहाँ पर ये था, ये आप देख सकते हो पूरे 30 सालों तक, ठीक है? इसीलिए हम इसको 30 इयर्स वॉर के नाम से भी जानते हैं। 30 साल तक ये वॉर चला, 30 साल तक इनका ये डिबेट चला, जहां पर इन फिलोसोफर्स ने आपके प्रिस्ट और पोप से पूरे क्वेश्चंस पूछे और बोला कि आप जो कहते हैं वो आप प्रूव करो, है ना? एनलाइटनमेंट मतलब अभी तक जो हम बातें कह रहे हैं, ठीक है? आप जो कहते हो ना कि अगर आप हमें खुश रखोगे तो तभी आप भगवान तक पहुंच पाओगे, हम जो जो कह रहे हैं उन चीजों को फॉलो करो तो भगवान तक आप पहुंच सकते हो। तो सबको ये लगता ही, आपको ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई प्रिस्ट या पोप हमें कुछ भी चीजें कहते हैं करने के लिए, तो हमें लगता है कि अरे ये प्रिस्ट है ना, पोप है, तो ऑब्वियस इन्हें ज्यादा नॉलेज है, तो ये जो भी कह रहे होंगे सही कह रहे होंगे। तो इसलिए ज्यादातर हमें सुपरस्टिशियस उस समय पर देखने को मिलता है, और खास तौर से जब हमें कोई ऐसी कुछ खास नॉलेज ना हो तब। तो जब आपका एनलाइटनमेंट का फेज आता है, तो ये वो समय है जब यहाँ पर आपकी क्या आती है, लोगों को जो आप स्लेवरी सिस्टम है, ये अबॉलिश होता है, ठीक है? जो अभी तक थे। दूसरा क्या होगा, आपकी अब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनेगी, यानी आपकी केंद्रीकरण सरकार बनेगी। ये फेज आएगा, तो यहाँ पर अब लोगों को क्या किया जाएगा, आपके गिव पीपल मोर फ्रीडम, आजाद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या थे, वो बंधे हुए थे, जितना जो बोला जा रहा है वो होगा। और यहाँ पर हर एक रिलीजन अब क्या होगा, आपके बराबर होगा, इक्वल होगा, कोई भी किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एनलाइटनमेंट आने से ये सारी चीजें हुई थी। फिर क्या हुआ, और क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपके जितने भी कॉन्फिडेंस है, यानी इंटेलेक्चुअल है, ये सारी हैप्पीनेस है, प्रोग्रेस है ह्यूमैनिटी में, ये सारी चीजें बढ़ती हैं आपके इनलाइटनमेंट आने की वजह से। तो मैंने आपको बताया 30 साल तक आपका ये वॉर चलता है, और ये कह सकते हो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वॉर रहा। आपके 1618 से 48 तक चला था। और यहाँ पर आप देखोगे, इन ऑथर्स ने पूरी कोशिश करी कि फर्स्ट इनलाइटनमेंट की, और यहाँ इनका मेन पर्पस क्या था, कि लोगों को इस अंधकार से निकालना है, जो अभी तक इन लोगों की तरह एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिल रहा है वो, ठीक है? तो ये हम कह सकते हैं, ये कौन थे, आपके रिफॉर्मिस्ट, सुधारक। और ये जो आपके पोप और प्रिस्ट होते हैं ना, ये थे आपके नॉन रिफॉर्मिस्ट, गैर सुधारक, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इनलाइटनमेंट आने का मतलब क्या हुआ, कि अब हम, मैंने आपको क्या बताया, आपको यहाँ प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर और क्या है, लोगों को फ्रीडम मिली पहले से,
ठीक है? अब वो किसी भी रिलीजन में रह सकते हैं, जा सकते हैं। मानवतावाद, ह्यूमैनिज़्म अब आपको देखने को मिलेगा। लोगों में अब नॉलेज, अब लोगों को बीच में इसको बढ़ावा दिया गया, नॉलेज को, आपकी टेक्नोलॉजी को। क्यों? क्योंकि लोगों को एक बात समझ थी कि हमें इतने समय तक अंधविश्वास में रखा गया, उसका रीज़न क्या था कि हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं थे। तो उसके लिए अब हमें क्या है कि इन फ्यूचर में कोई हमारे साथ कुछ गलत ना करे, कुछ गलत ना कहे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लोगों ने पढ़ना-लिखना स्टार्ट कर दिया, ताकि इन फ्यूचर में लोगों में जो है आपस में कोई हमारे साथ दोबारा से वो काम ना गलत कर सके, जो इतने सालों तक उनके साथ होता हुआ आ रहा था। नेक्स्ट आप बात करोगे इंटेलेक्चुअल। अब हमें अगर अपनी माइंड को बढ़ाना है, इंटेलेक्चुअल कंडीशन क्रिएट करनी है, तो लोगों ने अब गैदरिंग करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अब यहाँ पर लोग जितना एक दूसरे से लोग जितना मिलेंगे उतना सीखेंगे और बता पाएंगे। यहाँ पर लोग अपने ही राइट से अवेयर नहीं थे, उनके क्या अधिकार है स्टेट में, उन्हें क्या मिलना चाहिए क्या नहीं, उन्हें आज तक यही नहीं पता था। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखोगे कि पूरा का पूरा ये वो समय होता है जब इनलाइटनमेंट जो है वो फैलाया जाने लगा। एनलाइटनमेंट अब ये कह सकते हैं एक नया थॉट था, एक न्यू थॉट प्रोसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये आने की वजह से जो अब आपके लोग हैं, वो क्या होता है, आपके अवेयर हो जाते हैं। किससे? वेस्टर्न एजुकेशन से, अवेयर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। क्योंकि मैंने आपको बोला जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो उन लोगों ने जैसे-जैसे लोग यहाँ पर एजुकेट होते गए, उनके कह सकते हो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, कोई भी काम कर रहे तो लॉजिक कर रहे हैं, माइंड से काम कर रहे हैं। अब उन्हें इस इन सब चीज़ों का समझ आ रहा था कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब ये इस सारी चीज़ पे बिल्कुल सही थी। दूसरा, ये आने से किस पर बेस्ड है, आपके सेक्युलरिज़्म। मैंने अभी आपको बताया हर एक रिलीजन जो है इक्वल है, और आपके ये एनलाइटनमेंट आने से क्या होता है, आपकी क्या मिलेगी, पीस, शांति, जो अभी तक हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें एनलाइटनमेंट की वजह से हो। दूसरा, यहाँ पर आपकी इनकरेजमेंट मिल रही है किसको, और हमें बढ़ावा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इनकरेज करा जा रहा है आपकी न्यू डिस्कवरी फॉर बेटर लाइफ। बात सही है, क्योंकि अब लोगों के बेटर लाइफ के लिए क्या हो रहा है, दोबारा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी आई, उसको प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्री बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ाया गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा। तो ये सारी चीजें आपको मिली। फिर आपके एग्जाम में पूछा जाता है साइंस और रिलीजन। तो देखो, भी मैंने आपको बताया कि साइंस तो अब आया है, लेकिन रिलीजन पहले था, है ना, जिसमें लोग पूरे के पूरे तरीके से डिपेंड थे। तो यहाँ पर पहला क्या था, नेचर की सब वर्शिप करते थे, उस पर बेस्ड किया जाता था यहाँ पर। लेकिन अब साइंस आया, तो साइंस की वजह से क्या हुआ, लोग अब रिलीजन पे उतना ना मान के कि अगर कोई भी काम हो रहा है तो ये भगवान की मर्जी से हो रहा है, यानी तो ये साइंटिफिक मेथड के सोच से लोगों ने अब यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें आप लोग इसमें बता सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको इस वाले चैप्टर के अंदर लिखना है। एनलाइटनमेंट जो हमारा कह सकते हैं, जब लोगों को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उनको समझ आ गया कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था, किस वजह से जो सोसाइटी है वो डेवलप नहीं हो पा रही थी, ये बात आपको भी पता है। लेकिन अब क्या होता है, एनलाइटनमेंट आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपको फ्रीडम मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अब सब अपनी मन मर्जी, यानी जिसको जो मन है वो काम वो कर सकता है, जो पहले उन्हें नहीं मिल पा रहा था। इसी तरीके से आपको जो थर्ड चैप्टर है, वो भी वहां से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। वो है आपका क्रिटिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट। तो देखो, क्रिटिक्स में हमें आपको इसमें किसके बारे में पता होना चाहिए, रोमांटिज्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ आपके जो थिंकर्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या बताते हैं कि जो पहला का टाइम था वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है, एनलाइटनमेंट का जो टाइम आया वो अच्छा नहीं है। मतलब जो पहले के लोग जो सुपरस्टिशियस थे, रिलीजन में बिलीव करते थे, वही ज्यादा अच्छा था। आज यहाँ पर जो इतनी प्रोग्रेस हुई वो अच्छा नहीं है। ठीक है, एनलाइटनमेंट को क्या माना था कि सुपरस्टिशियस बहुत बड़ा, सोसाइटी आपकी स्टेबल, अब डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी, तो आपके जितने भी एनलाइटनमेंट थिंकर आए, ये सारे काम में उसमें वो लग गए। आपके रोमांटिक थिंकर की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर आपके कौन आते हैं, आपके जितने भी इंग्लैंड के लोग हैं, आपके जर्मनी के जो लोग हैं। ठीक है, तो इन लोगों का मानना है। तो यहाँ पर क्या है, इनलाइटनमेंट को बढ़ावा है कि लोगों का अधिकार जो है वो उसे मिलना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है, इनलाइटनमेंट थिंकर ने यहाँ पर ये चीज भी नोटिस करी कि मैन के राइट का तो ख्याल रखा गया, लेकिन वुमेन के राइट के यहाँ पर इग्नोर किया गया था। बाकी कल्चर और रिलीजन में इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।
ठीक है? ये सब कुछ आपको इस वाले चैप्टर में बताना है। बाकी अगर आपको ये चीज़ें समझ आएँ और डिटेल में अगर आपने पहले कर रखी है तो आप इस चैप्टर को कर सकते हैं, क्योंकि इस फर्स्ट और सेकंड, थर्ड जो आपका एनलाइटनमेंट और रेनेसांस का जो चैप्टर मिला करके 30 मार्क्स का आएगा। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक लॉन्ग में, एक शॉर्ट में, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो रोमांटिज्म आप समझ गए, लाइक ये कौन है आपके, रूस, जो क्या चाहते हैं, सेल्वेशन, मोक्ष होता है ना वो। तो ये सब आपको इसके अंदर बताना है। फिर देखो इसके बाद जो जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने आपको बताए थे सारे क्रांति, सारे रेवोल्यूशन। तो सारे क्रांति में से एक मैंने आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, रशियन रेवोल्यूशन। MHI 2 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, बहुत डिटेल में बताया है। तो इसको सिर्फ आपको वीडियो सुनकर जानी है, लिख तो आप फिर भी इजीली से लेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी ऐसी सेम कहानी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कोई भी हमें क्रांति देखने को मिलता है तो उसमें आपका सोशल, इकोनॉमिक, आपका पॉलिटिकल, ये सारे रीजन के वजह से हमें देखने को मिलता है कि कोई भी रेवोल्यूशन होता है सोसाइटी के अंदर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत आप सभी को पता है कब हुई थी, 1789 में, है ना? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 से लेकर के आपके 94 तक आपको देखने को मिलेगा। लुइस 16 की कहानी है। यहाँ पे लुइस 16 को ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी, ठीक है? जिसकी वजह से उन्होंने स्टेट जनरल की एक मीटिंग बैठाई और यहाँ पर उन्होंने बोला था टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर वो जो उन्होंने डिमांड रखी थी टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, वो फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस से अपने किले को बनाना था, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है 14 जुलाई को आपके 1789 में एक इंसिडेंस हुआ था ना पेरिस में, बेस्टाइल फॉरेस्ट्रेस। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लोगों ने क्या कर दिया, इनका पूरा पैलेस को जला दिया था। तो इन्हें वापस से इसको रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड करवाना था, जिसकी वजह से इन्होंने स्टेट जनरल की असेंबली बुलवाई थी ताकि वापस से रिकंस्ट्रक्ट करवा सके। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों ने, अब बात आती है कि इनके महल को क्यों जलाया, क्योंकि लोग ना, कह सकते हैं, लैक ऑफ फूड, फूड की कमी थी उनके पास, भूखे थे, ठीक है? वो, उनके हालात इतने ज्यादा खराब थे और यहाँ पर जो रूलर है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन पीपल एक टाइम तक ही चुप रहते हैं, उसके बाद वो रिबेल करने पर उतरेंगे ही उतरेंगे। तो इसीलिए लुईस 16 के जो रॉयल पैलेस था उसको यहाँ पर जला दिया गया था। तो उसको वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने की डिमांड करी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है। तो दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज में आपको लिखना है। देखो, सोशल कॉज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे यहाँ पर देखो कौन है, आपके क्लर्जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके नॉबल्स, और उसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपके किसान यानी कि पीजेंट। तो क्लर्जी, और हमें यहाँ पर पता है कि यहाँ पर हमें 3 स्टेट देखने को मिलते हैं। तो 3 स्टेट में ये आपके सबसे पहले स्टेट के थे, ये सेकंड के थे और ये थे आपके थर्ड, ठीक है? और फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है वो प्रिविलेज क्लास के थे। कौन सी क्लास के हैं ये, आपके प्रिविलेज क्लास के। तो ऑब्वियस है ये नॉन प्रिविलेज हुए, एनपी मतलब नॉन प्रिविलेज। तो नॉन प्रिविलेज क्लास ही इन्हीं पर पूरे, यानी जो आपका थर्ड स्टेट था, पूरे टैक्स का जो बर्डन है इन्हीं के ऊपर था, जिससे ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट थे। ये आपको याद रखना है, ठीक है? दूसरा, इसी तरीके से आप पॉलिटिकल कॉज देख लो। पॉलिटिकल कॉज में आप क्या लिख सकते हो, वही जो 18th सेंचुरी में यहाँ पर जो फ्रांस है, इसमें जो राजा बनते हैं, आपको पता है वो हेरिडिटी पोजीशन ही होती है यहाँ पर। और यहाँ पर राजा क्या करते हैं, जैसे कि वो क्या चाहते हैं कि प्रजा से, कि प्रजा क्या उन्हें माने, भगवान के बराबर माने, मतलब इक्वल उन्हें माने। एक तरीके से ये उनके लिए भगवान होते हैं। ऑब्वियसली चलो, एक अच्छा रूलर हुआ तो भगवान से कम नहीं, क्योंकि वो उनके लिए वो सब कुछ कर रहा है जो एक गरीब लोगों को चाहिए होता है ना। बट लुई 16 ने यहाँ पर फ्रांस पे रूल करना शुरू किया। उसकी लीडरशिप की क्वालिटीज में कुछ ज्यादा बहुत कमियां थी, क्योंकि उसको ज्यादातर इंटरेस्ट हंटिंग, ईटिंग, इन सारे कामों पे था, ठीक है? फिर लेकिन इसने अपने इतना अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेशन वो चला नहीं पाया, तो इसी वजह से, और ये लोगों को पनिशमेंट भी देता था, ठीक है? एरिस्टोक्रेट्स हुआ, जो अपर क्लास होते थे उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी अगर वो कोई भी क्राइम करते थे। तो कॉमन पीपल अगर कुछ करेगा तो उन्हें सजा मिलेगी। तो ये आप देख रहे हो, थोड़ी इनइक्वालिटी वाली चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है? इसी तरीके से इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो ये मैंने आपको बताया ही कि जहाँ पर लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है? टैक्सेस का इतना ज़्यादा हाई बर्डन है, तो ये भी एक आपका क्या हो सकता है, एक इकोनॉमिक कॉजेज़ होता है, क्योंकि जो राजा है वो एक अच्छी खासी लाइफ जी रहा है, लेकिन वो जो लोग हैं,
जो कॉमन पीपल है, जो पीजेंट्स है, जो वर्किंग क्लास है, उन पे इतना ज़्यादा टैक्स का बर्डन है कि वो क्या कर रहे हैं, वो टैक्स और फिर वो कर्ज में डूबे जा रहे हैं, क्योंकि देखो उन्हें टैक्स पे करना है तो वो सामने वाले से जाकर के क्या कर सकते हैं, आपके वो ले सकते हैं, बर्डन होगा। तो इसी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से आप क्या देखोगे कि आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन में इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर लोगों के ऊपर क्या हो रहा है, आपके टैक्सेशन सिस्टम का बर्डन बढ़ रहा है, वो भी किस पे, आपके पीजेंट और कॉमन पीपल के ऊपर। और क्योंकि यहाँ पर फ्रेंच की भी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ के लोग भी बहुत भड़के हुए थे, इसी वजह से लुई 16 के पैलेस पर यहाँ के लोगों ने अटैक करा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके जहाँ से इस बार पूरे चांसेस है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपके लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लीगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या आइडिया था कि अब आपके फ्रेंच में क्या लेकर के आना है, डेमोक्रेटिक राइट्स एंड लिबर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूरे चांसेस है कि इस बार फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपके यहाँ क्वेश्चन मिले। मतलब यहाँ पर ये आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अब किस चीज का आइडिया है कि लोगों को क्या करना है, फ्रीडम देनी है, ठीक है। जो अभी तक यहाँ पर उन पे पाबंदियां लगा रखी है, अब हमें उनसे फ्री करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इस ये करने के बाद जो समाधान निकाला गया वो क्या था कि आपका जो यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम हमको देखने को मिलता है वो क्या कर दिया जाए, अबॉलिश, खत्म कर दिया जाए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आप क्या देखोगे कि, और यहाँ पर ओवरऑल एक बात आपको क्या समझ आती है कि डेमोक्रेटिक राइट यहाँ पर लेकर के आया गया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि अब इस लीगेसी आने के बाद, क्योंकि डेमोक्रेसी आने के बाद लोगों को क्या मिल गया, किस चीज का अधिकार मिल गया, राइट टू वोट, ठीक है। अब इस रेवोल्यूशन के दौरान आप देखोगे वोट देने के अधिकार मिल गए। नेक्स्ट आप बता सकते हो राइट टू प्रॉपर्टी, बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला अधिकार भी हमें इस रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। उसके बाद आपको कौन सा नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंगली हमें देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब कोई अपनी बातें रख सकता है, ठीक है। जो अभी तक नहीं रख सकते थे, अब सब अपनी बातें यहाँ रख सकते हैं। अब सबको इसके अकॉर्डिंग क्या मिल चुकी है, आजादी यानी फ्रीडम मिल चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ मिलेगी इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये सारी चीजें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिखना है और ये आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। मैक्सिमम फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो क्वेश्चन आता है वो लीगेसी ही आता है। इसके बाद देखोगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इन लोगों को किस चीज की अश्योर मिल गई थी, राइट टू लाइफ की। तो यहाँ पर आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर जितने भी यहाँ पर सिटीजन्स हैं, जितने भी यहाँ पे नागरिक हैं, इन लोगों को यहाँ पर राइट मिल गया था ताकि वो क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, जो भी यहाँ पर अब कानून बनेगा, लॉ बनेगा उसमें, ठीक है। अपनी बात रख सकते हैं, अपने सब कुछ यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे अपनी पर्सनैलिटी हो, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और आपके इस डेमोक्रेसी आने के बाद आपको क्या मिलेगा कि अब हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपके प्रिंटेड पिक्चर्स हुए, ठीक है, या फिर कोई भी बुक हुई, या फिर कोई भी पैम्पलेट हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, इन सबको यहाँ पर फैलाना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू किया गया। और इसके बदले में जो अभी तक यहाँ पर सेंसरशिप चल रही थी, इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की पूरी कोशिश की गई। तो यहाँ पर आपका जो आइडिया है जस्टिस का, लिबर्टी का, अब ये हर जगह फैलाने की पूरी पूरी कोशिश की गई। तो ये सारी बातें आपको यहाँ लिखना है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसके दौरान क्या हुआ, आपका जो मोनार्की सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दिया गया, फ्यूडल सिस्टम है इसको अबॉलिश कर दिया गया, मतलब अब डेमोक्रेसी आ गई। मतलब अब यहाँ पर आपका जो जुडिशियरी सिस्टम है, जैसे आज हम अपने पार्लियामेंट का पार्ट पढ़ते हैं ना, एग्जीक्यूटिव सिस्टम है और आपका लेजिस्लेचर, ये 3 पार्ट आपको यहाँ पर अब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लोगों को अब समझ में आ रहा है कि राइट टू वोट अब कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर अब अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अपनी सरकार बनानी है, तो वो अब लोग जो है अपने अकॉर्डिंगली चूज करके वोट दे करके बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक में लिखना है। तो ये तो रशियन और रेवोल्यूशन की बात हो गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो गई, इनमें से आपको दोनों क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रही बात आपके नेक्स्ट टॉपिक की, कोल्ड वॉर की। देखो कोल्ड वॉर जरूरी नहीं कि हर बार आता है, लेकिन हाँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है
कोल्ड वॉर की अगर मैं बात करूँ तो 1945 से 1991 तक आपको कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। रही बात कि कोल्ड वॉर हुआ किसके बीच में और इसकी शुरुआत हुई क्यों? तो देखो कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें, मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा कि ये जो कोल्ड वॉर हुआ था आपके यूएसएसआर के बीच में और आपके यूएस के बीच में हुआ था, ठीक है? और यहाँ पर अगर आपके बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होगा कि देखो 45 में हुआ था तो 45 आपको ये टाइम पीरियड याद होगा कि ये आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ था ये वो समय है ना? तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक टाइम पीरियड में सबने पढ़ा होगा तो सब सोच रहे होंगे कि मैम यूएस और यूएसएसआर दोनों तो एक ही पार्टी में थे, तो ये वॉर इन दोनों की वजह से कैसे हुआ? देखो जब ये यूएस और यूएसएसआर ने यहाँ पर अपना बैटल स्टार्ट किया था कोल्ड वॉर, तो ये क्यों हुआ ये तो हम आगे बात करते हैं। जो आपका यूएसएसआर है ये था आपका ईस्टर्न यूरोपियन अलायंस, ठीक है? तो ये आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आता है और जो यूएस वाला पार्ट है ये आया था आपके वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का रीज़न क्या रहा, तो हमें पता है जी कि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमें यहाँ पर 2 पार्टी देखने को मिलती है, ठीक है? एक थी आपकी एलाइड कंट्रीज़ और दूसरी थी आपकी एक्सिस पावर, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो एलाइड कंट्रीज़ थी, उसी में आपका ये यूएस और यूएसएसआर दोनों एक पार्टी थे और जो इसके अपोजिट में थे, वो जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं जब ये दोनों एक ही सेम पार्टी से थे तो दोनों के वजह से ये अगला जो है कोल्ड वॉर क्यों हुआ और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों हैं। तो देखो यहाँ पर मेन जो मुद्दा आपको देखने को मिलता है वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में मिलेगा। क्यों? आपके एक्सिस पावर में आप देखोगे कि यहाँ पर कौन था? जापान, ठीक है? बाकी और भी अदर जो कंट्रीज़ थी ऑस्ट्रिया, जर्मनी उसको सब हरा चुके थे, लास्ट आपका जापान बचा था। तो जापान के बाद अब इनको ये था कि हमें कैसे भी करके अलाइड कंट्रीज़ को कि हमें जल्दी से इस वो बैटल को खत्म करना है क्योंकि आपका जो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलता है 1939 से स्टार्ट होके 45 तक ये चलता रहता है। तो यहाँ पर ये रहता है कि अब जल्दी से कैसे भी करके इस बैटल को खत्म करना है। और आपको पता है जापान इतनी कोई पावरफुल कंट्री तो है नहीं कि यूएस और यूएसएसआर जैसे देशों को इनको हराने में मुश्किल हो। बट लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर यूएस ने क्या सोचा कि कैसे भी करके अब जल्दी से बस ये बैटल खत्म हो, तो इसी के लिए इन्होंने क्या करा था आपके जापान पे, ठीक है, 2 एटॉमिक बॉम्ब, सबने सुना ज़रूर होगा, 2 एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पर गिराए थे। कौन से शहरों में? एक था आपका हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। और ये बैटल इन्होंने यहीं खत्म कर दिया, ठीक है? ये अगस्त 1945 की बात है जब ये इन्होंने जापान पे ये बॉम्ब गिराया था। तो आपको भी पता है इसी वजह से और वो देश खत्म हो गया और जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो इसी तरीके से जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर है, वो जीत जाती है अलाइड कंट्रीज़। लेकिन यहाँ पर जो यूएसएसआर है क्योंकि आपको एक बात पता है कि जब हमारा एक ग्रुप होता है, तो अगर हमें कुछ भी काम करना है, तो वो पूरे ग्रुप की परमिशन से होना चाहिए या उन्हें पता होना चाहिए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। बट अमेरिका ने किसी से बिना पूछे उन्होंने 2 एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पर गिराए। लेकिन यूएसएसआर इसी के अगेंस्ट हो गया और नाराज़ हो गया। इसी वजह से ये कोल्ड वॉर आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूएसएसआर क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे इकोनॉमी कितनी डाउन होती है, एटॉमिक बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इससे हमारे देश के जो इकोनॉमिक है उस पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है? तो यही रीज़न रहा कि जिसकी वजह से कोल्ड वॉर आपको देखने को मिलता है, ठीक? चलो, एक कोल्ड वॉर अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो ये सारी बातें आप कर सकते हो और भी बहुत कुछ है इसके अंदर लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनएएम की, वो है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो क्या कर सकते हो आप सभी? देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आपको करना है ये आपका गुट निरपेक्षता आंदोलन। देखो ये आपके कोल्ड वॉर के बाद ही हुआ था, ठीक है? ये वाला टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आता है तो याद रखना ये भी आपके यूएस और यूएसएसआर के बीच में होगा। इन दोनों का अपना एक सेपरेटली ग्रुप बन गया था, दोनों का अपना एक अलग गुट बन चुका था, ठीक है? जिसमें यहाँ पर आप देखोगे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका ये सब ही किसमें आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट होने का दावा भी करते थे। यहाँ पर आप देखोगे आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये दोनों जो है आपका जो गुट या ग्रुप जो है वो डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर आपको जो सोवियत यूनियन है वो क्या करते हैं और जो कोल्ड वॉर के टाइम पर ही बहुत सारे जो ऐसे देश हैं वो
राइज होते हैं, उनका उदय होता है। और यहाँ पर इन सब की क्या कुछ जो ऐसे लोग कंट्रीज होंगी जो यूएस के साथ मर्ज हो जाएगी, कुछ ऐसी होगी जो यूएसएसआर की होगी। लेकिन यहाँ पर ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आने का मेन उद्देश्य ये था कि इन सबको क्या करना है, इन दोनों ही ग्रुप से अलग होना है, इससे सेपरेट रहना है। ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, इसकी शुरुआत जो है आपकी कौन से स्टार्टिंग में जो 5 देश है, 5 कंट्रीज में इसकी स्टार्टिंग होती है। कहाँ-कहाँ पर? जिसमें से सबसे पहले आप लोग देखोगे इंडिया में। ठीक है। इंडिया में इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सेकंड अगर मैं बात करूँ, सेकंड अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट ने भी इसको पूरा सपोर्ट करा कि हाँ, हम लोग इसमें मर्ज नहीं होंगे यूएस और यूएसएसआर के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जिसको इसने शुरुआत किया था, सुरकानो इनका नाम है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, इनके बगैर तो आपका काम बनेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका गन। गन के लिए आपको आपको नाम याद रखना है, क्वामी कुरमा। और लास्ट अगर हम बात करेंगे जो आपका देश है, ठीक है, यूगोस्लाविया। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने आपके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को शुरुआत किया था। यहाँ पर आपको टीटो नाम याद रखना है। तो यहाँ पर इन पांचों नेताओं ने, जो आपके लीडर्स हैं, एनएएम की स्टैब्लिश की थी और इसमें एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करा था। और यहाँ पर देखो बहुत सारी कंट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से बहुत सारे देशों ने करा कि हाँ ठीक है, हम यूएसएसआर के साथ नहीं मिलेंगे, हम यूएस के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब जिसका जो मतलब निकलता है, सब लोग फिर अगर किसी, मान लो कि इजिप्ट का मतलब अगर यूएस के साथ निकल रहा है, तो इजिप्ट यूएस को सपोर्ट करता था, उसके साथ मिल जाता था। ठीक है। इंडिया है, मान लो इंडिया को कभी यूएसएसआर को कुछ लग रहा है कि अच्छा मेरी इससे कोई हेल्प हो रही है, तो इंडिया भी यूएसएसआर से मिल जाता था। मतलब कह सकते हैं, वैसे तो हमने बोला है कि हम ये आंदोलन चलाएंगे, लेकिन हम इन दोनों ग्रुप से दूर रहेंगे, इन लोगों के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर लगता है अरे इसके साथ जुड़ जाता हूँ तो इससे मेरा फायदा होगा, अपने मतलब के लिए आप वो काम कर रहे हो, फिर ये एन आपका जो एनएएम है, ये जो मूवमेंट है, ये फेल हो जाता है, क्योंकि आपने जिस उद्देश्य से इस आंदोलन को शुरू किया था वो तो आप काम कर ही नहीं रहे। ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल बताती हूँ, आपका इंडिया में 1971 में, ठीक है, वो यूएसएसआर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। और साथ में पाकिस्तान देखोगे, पाकिस्तान भी आपके यूएस के साथ जुड़ जाता है। तो इन फ्यूचर में कभी क्या होगा कि यूएसएसआर इंडिया की हेल्प करने आता था, जब भी उसको वॉर में या किसी और चीज में हेल्प चाहिए होगी ना। और इसी तरीके से पाकिस्तान को कौन हेल्प करने आएगा? आपका यूएस, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो। आपको पता है चाइना का भी वॉर हुआ था, है ना? तो उसमें भी क्या होगा कि जब एनएम यहाँ पर क्या है कि जब इन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर उनको आना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मान लो कि इंडिया को कभी जरूरत पड़ी तो यूएसएसआर जाएगी, लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है। मान लो, मान क्या लो, आपको पता है कि इसके बाद आपका क्या बनता है, आप सभी को पता है यूएनओ स्टैब्लिश होता है ना? तो यूएनओ का काम क्या होता है कि वो आपके, जब भी अगर हम इसके साथ मर्ज हो गए तो ये क्या होगा कि हम कभी भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम में फंसेंगे, तो यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज यूएनओ में इन्वॉल्व हो रखी होंगी तो यूएनओ उनकी हेल्प करता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सुरक्षा, सेफ्टी यहाँ पर वो करते हैं यूएनओ, आज के टाइम पर आप देखोगे तो ये क्या आपके सुरक्षा सेना रखता है। ठीक है। लाइक अगर मैं बात करूं, यूएस ने इराक पर अटैक किया था। ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वॉर हुआ इन दोनों के बीच में। तो उसमें यूएनओ ने अपने लिए क्या करी, अपनी सेना भी भेजी थी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। तो यहाँ पर एक होता है ना, पूरा ग्रुप बना होता है, और ग्रुप में अगर हमारा जो मेन लीडर है, अगर इसकी कभी मदद चाहिए होगी तो उसे करनी चाहिए ना, वरना उस ग्रुप के मेंबर होने का, जो लीडर होने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ यूएस और यूएसएसआर के पास खुद इतनी इकोनॉमी नहीं थी, खुद इतने वेपन्स नहीं थे, सोल्जर्स नहीं थे, तो ये क्या ही बाकी के जो और देश हैं उनकी हेल्प करेंगे जब कभी भी उन्हें हेल्प चाहिए होगी तो। इसीलिए ये आंदोलन आपका चला था। तो याद रखना, तो यूएन आपका यहाँ तक चला। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और भी आपको, लाइक अगर मैं बात करूँ, लाइक आपका सार्क हुआ, है ना, नाफ्ता हुआ, चाइना हुआ, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो ये सारे कई देश जो हैं, बहुत सारे जो थे, उन्होंने आपके यूएस और यूएसएसआर को छोड़ करके इन सारे ऑर्गेनाइजेशन, इन सारे संगठनों में जा करके ऐड हो गए थे।
क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ से तो कोई हेल्प नहीं कर रहा। अगर हम इन देशों के साथ मिल जाएँगे, इस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ जाएँगे, तो हमें इन फ्यूचर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें किसी की हेल्प होगी, तो ये हमें यहाँ पे हेल्प करने ज़रूर आएँगे। तो ये था आपका एनएएम मूवमेंट। तो अगर यहाँ से कुछ आएगा तो आप ये सारी बातें इसमें कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करें, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आता है लेकिन कभी-कभी आता है, न्यूक्लियर आर्म रेस। तो यहाँ पर किसने, कौन से देश ने कितने आपके एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ किया था, वेपन्स का यूज़ किया था, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है और ख़ास तौर से हमें इसके अंदर यूएस और यूएसएसआर के बारे में आपको बताना होता है। क्लियर हो गया? जब आपका कोल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट और आपके सोवियत यूनियन के बीच में स्टार्ट हुआ था, तभी हमें ये न्यूक्लियर आर्म रेस देखने को मिलता है। तो इन लोगों ने बहुत सारे बिलियंस, कम से कम इतने बिलियंस जो होते हैं या डॉलर्स जो हैं, वो खर्च किए थे, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर, क्योंकि अभी हमने देखा तभी तो यहाँ पर इसमें डाउन होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब अगर हम देखेंगे, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने आपके न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, वो वेपन्स जो है वो डेवलप किया था। किसके थ्रू? आपके मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था। फिर अभी आपने देखा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को यूनाइटेड स्टेट ने आपको ये 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरा करके इस वॉर को खत्म किया था जापान में। तो यहाँ पर आप बात समझ गए। इसी तरीके से सोवियत यूनियन ने भी अपने यहाँ पर 1949 में इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है? ये लेकर के आए थे, आपके पहले एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था। तो इसी तरीके से आपको इन दोनों के बारे में ही सारा कुछ लिखना है, किसने कब कौन-सा यहाँ पे डेवलप किया और ये अपने आप को पावरफुल बनाते गए। तो कोल्ड वॉर में क्या था कि कोल्ड वॉर ये इसलिए रहा था कि ना यूएसएसआर वॉर कर सकता था, ना यूएस, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्टी थे। एक होता है ना कि एक सामने वाला वीक हो तो हम उस पे अटैक करें तो कोई फ़ायदा हो। ये दोनों एक बराबर थे। तो अगर ये दोनों बैटल स्टार्ट करते भी तो ये कभी भी कोई भी नहीं हारता, ना ही कोई जीतता। तो बेटर था यहाँ पर समझौता करना, ट्रीटी करना, जो इन दोनों ने किया। इसलिए दोनों अलग-अलग करने लगे। तभी आपका ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपको देखने को मिला है। न्यूक्लियर आर्म रेस में ही आपको वेपन्स के बारे में बताना है, किसने कौन-सा कितना किया, ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी MHI 02 के चाहो तो नोट्स आप लोग ले सकते हो, जिसको भी परचेज करना है। 8882196980, इस नोट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? तो वैसे तो टाइम बहुत कम है, बाकी इसलिए रिवीजन क्लास के लिए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बाकी आप नोट्स अभी भी ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। इसी तरीके से आप लोगों को क्या पढ़ के जाना है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट नाम से ही समझ आ रहा है, जो अपने देश के लिए वेलफेयर, हित के लिए जो काम करे। ये पढ़ के चले जाना, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हर एक लोगों की अपनी-अपनी सोच होती है, ठीक है? 18-19 सेंचुरी में आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो लोग होते हैं, वो पूरी कोशिश करनी है कि ताकि वो क्या कर सके, आपकी जो स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको ठीक करे, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट करे, यहाँ पर उन्हें जो है सेफ्टी प्रोवाइड करे, है ना? यहाँ पर इक्वालिटी लेकर के आओ आप सभी, यहाँ पर फ्रीडम लोगों को मिले, यहाँ पर लोगों को जिसकी जो राइट है, तो ये सारे वेलफेयर स्टेट में आप सारी बातें बता सकते हो। तो वेलफेयर स्टेट में ये बातें क्या है कि आपका जो, जिसमें जितने भी राज्य नागरिकों के आर्थिक और आपकी जो सामाजिक उन्नति में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये 10-20 मैक्सिमम तो वेलफेयर स्टेट 10 मार्क्स में आता है, तो अगर ये आपके एग्जाम में आया तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप इसको तैयार करके जा सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कॉलोनियलिज्म। इसको हो सके तो पढ़कर ज़रूर जाना, ये आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, यानी कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में पढ़कर जाना, क्योंकि हम इसके बारे में इतना डीपली तो नहीं पढ़ पाएँगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पेरियलिज्म, यानी कि आपका साम्राज्यवाद। ठीक है? तो ये इम्पेरियलिज्म भी आप लोगों को पढ़ के जाना है। तो इम्पेरियलिज्म का कभी भी टॉपिक आता है साम्राज्यवाद, तो इसमें क्या होता है कि ये आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो भी आपकी रिच या फिर पावरफुल कंट्री होती है, ठीक है? या फिर जो आप कह सकते हो आपका जो रिच और पावरफुल जो रूलर होते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं आपके अदर कंट्रीज़ को। इसी तरीके से तो आपके जितने भी रूलर होते हैं, वो अपने एम्पायर का विस्तार करते रहते हैं। वो होता है इम्पेरियलिज्म, ठीक है? साम्राज्यवाद, तो याद रखना, जहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने आप को, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा उनका साम्राज्य बढ़ेगा,
मान लो कोई साम्राज्य इतना बड़ा है, लेकिन उन्होंने सामने वाले बहुत सारी कंट्री उसको जीत करके आज उन्होंने अपना इतना बड़ा एम्पायर कर लिया है, ताकि वो रूलर क्या शो कर सकेगा कि हम लोग अब कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। तो कोई उनसे लड़ने से पहले सोचेगा। लेकिन यहाँ पर इतना सा अगर हम रहते, अगर हमने अपना एम्पायर का विस्तार नहीं किया होता, तो आज कोई भी हमारे एम्पायर पे ईज़िली से अटैक करेगा। लेकिन आज हमने इतना बड़ा एम्पायर कर लिया, तो कोई लड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। उसको पता है कि हमारे पास यहाँ पर हम इतने ईज़िली से नहीं इन पर अटैक कर सकते, तो बहुत वो लगेगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं इम्पीरियलिज़्म। तो आप इम्पीरियलिज़्म इसमें जो ये टॉपिक आएगा, तब इसमें आप ये सारी बातें डिटेल में बता सकते हो, ठीक है? फिर मैं अगर बात करूँ, तो आप लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्यूरोक्रेसी, भी आपको कभी-कभी एग्ज़ाम में मिलेगा। देखो बहुत सारे टॉपिक श्योरिटी नहीं है, लेकिन कभी-कभी मिल जाते हैं, ठीक है? ये जो होता है आपका नौकरशाही, तो पिछली बार आया था, तो ये 10-20 किसी में भी आ सकता है। और अगर मैं ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करूँ, तो इसमें आपको मैक्स वेबर का नाम याद रखना है, ठीक है? इसमें इनका अच्छा खासा योगदान रहा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इन्होंने बुक भी लिखी थी, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है, नौकरशाही से रिलेटेड। यहाँ पर इनकी बुक भी याद रखना, एक बुक इन्होंने ये भी लिखी थी, फिर इन्होंने आपकी जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है? ये सारी बुक लिखी थी। तो यहाँ पर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, इसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, ठीक है? डेस्क गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो फ्रांस के जो सिटीज़न थे, नागरिक थे, इन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी को स्टार्ट किया था, इस वर्ड का यूज़ करना शुरू किया था 1745 में, ठीक है? और नौकरशाही का मतलब सभी को पता है कि नौकरशाही का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ये आपका एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, ठीक है? जो कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है? और यहाँ पर आप देखोगे कि हर ब्यूरोक्रेसी के अंदर सबकी अपनी-अपनी पोजीशन सबने होल्ड कर रखी है। जैसे आईएएस, आईसीएस देखते हो, इन लोगों का काम होता है ना, सबकी अपनी-अपनी एक पोस्ट है, वो सारी बातें होती है। तो ब्यूरोक्रेसी आप लोग पढ़ के ज़रूर जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मिल जाते हैं। और बाकी देखो, पूरी कोशिश रहती है कि ये आप लोगों से कुछ नए-नए क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। जून 2023 के ही क्वेश्चन पेपर में आप देखना, एमएचआई 02 की प्लेलिस्ट चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर इन्होंने कुछ नए-नए चीज़ें पूछने की भी कोशिश करी है। तो इतना तो है कि हाँ, आपको नई चीज़ें भी मिल जाती हैं। लेकिन हमने जितना पढ़ा है, अभी जितना मैंने आपको बताया, नेशन और नेशनलिज्म, जो यूनिट 10 है राष्ट्र के बारे में, कि और आपका जो स्टेट है यानी राज्य है, जो कि आपके यूनिट 4 है। तो इन सबको पढ़कर, ठीक है, कि राज्य का क्या काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व कराने का काम होता है। तो स्टेट में भी हमें देखने को मिलता है, एक होता है आपका एग्रीकल्चर पार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एग्रीकल्चर की शुरुआत होने से पहले हमें देखने को मिलता है कि लोग जो है वो माइग्रेट होते हैं। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करेंगे, तो राज्य की परमिशन की या फिर इसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका प्री एग्रीकल्चर का फेज़ होता है। एग्रीकल्चर का फेज़ है कि जब लोगों ने खेती करनी शुरुआत कर दी, एक जगह सेटल होना शुरू किया, तो यहाँ पर इनके पास चॉइस होती थी, वो स्टेट को रख भी सकते थे और नहीं भी। इसमें तो स्टेट नहीं रहेगा। फिर आपका इंडस्ट्रियल फेज़ आता है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें स्टेट रहेगा ही रहेगा। इसमें राज्य की, आपकी सरकार की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। तो ये मार्क्सिस्ट और आपके उदारवादी, यानी कि लिबरलिज्म, इन दोनों के बेस पर पूछा जा सकता है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों से इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछा गया था, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसका क्या सोशल इम्पैक्ट रहा। तो ये सब कुछ आपको बताना है। तो ये कुछ एक आध टॉपिक कुछ नए आएंगे, उसकी तो हमें भी नहीं पता कि क्या आ सकता है। तो देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर आपके एग्जाम में आ जाए और उसका क्या इम्पैक्ट रहा, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, औद्योगिकरण क्रांति की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छी लाइफ हो जाती है, बेटर लाइफ होता है। क्योंकि यहाँ पर अब लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, आपके मूव कर रहे हैं न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ में। अभी तक जितने भी लोग रूरल एरिया में थे, वो अर्बन एरिया में जाएँगे। अभी तक लोग जो हाथों से काम कर रहे थे, अब वो मशीन से करेंगे, कैपिटल से करेंगे, है ना? अर्बनाइज़ेशन और बढ़ेगा।
और अब जो आप सोशल क्लास में क्या देखोगे, कैपिटल बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा आपका, लेबर। ठीक है, इंडस्ट्रियल में वर्किंग क्लास अब आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि वर्कर जो है वो कोई भी रिलीजन से कोई मैटर नहीं करता, इंडस्ट्रियल में सबके सब यहाँ काम करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होने की वजह से अब आपके वेल्थ बढ़ेंगे। ठीक है, जब आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा तो पैसे भी अच्छे खासे आएंगे, ट्रेड भी आपका बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर हमें देखने को मिलती है। याद करो, जब आप लोगों ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति पढ़ा था, तो वो सबसे पहला समय था जब लोगों ने आपके एक जगह सेटल होना शुरू किया था और एग्रीकल्चर, खेती करने की शुरुआत की थी, है ना? याद होगा। और वहीं पर इन्होंने धीरे-धीरे क्या कोशिश करी थी कि अपने नियर अबाउट ही ट्रेड करना शुरू किया था। ट्रेड क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम के थ्रू जो गुड्स हैं उन्होंने आपस में एक्सचेंज करना शुरू किया, है ना? ज़्यादा नहीं, 2-4। मान लो अगर इसने व्हीट उगाया तो ये बार्ले उगाएँगे। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा कि यहाँ पर जो आपके गुड्स हैं, वो अब सस्ते भी हो जाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आप प्रोवाइड कर सको। क्यों? क्योंकि अब हमने अपने फैक्ट्रीज़ में जाकर के इंडस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो मशीन से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो अब वो चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी, क्योंकि अगर हाथ से बनाई हुई चीज़ें होंगी तो कॉस्टली होती है। सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि जितने भी जो लोग हैं, वो गाँव से उठकर शहर में चले जाते हैं। आपके रूरल से अर्बन एरिया में चले आते हैं। तो लोग जो वर्कर की कंडीशन है, वो क्या होगी, थोड़ी-सी वर्स। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी पड़ेगा कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आने की वजह से जो सुधार है, यानी रिफॉर्म मूवमेंट की यहाँ पे लोगों ने डिमांड करी थी। ठीक है? क्यों? क्योंकि ना उनसे ना ज़्यादा टाइम काम करवाया जाता था और उतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ती है। ठीक है? तो ये सब कुछ आपको एमएचआई 02 में करना है। बाकी एक आध जो और टॉपिक्स हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको एमएचआई 2 में क्या-क्या पढ़ना है। एमएचआई 2 का जो पूरा प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें पूरे आपके 10 सालों में क्या-क्या क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं और इस बार दिसंबर 2023 के लिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब करा दिया और आज की क्लास में मैंने पूरा रिवीजन करा दिया। बाकी और भी कुछ नए टॉपिक्स ऐड ऑन होते ही होते हैं। तो आपको जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 3 से 4 साल का प्रीवियस पेयर जो क्वेश्चन पेपर है, मान लो 2020 से ले लो चलो। 2020 से लेकर के पूरे जून 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जितने क्वेश्चंस पूछे उस पे फोकस करो और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उन चैप्टर को अच्छे से करके जाओ। बाकी जो टॉपिक्स है उन्हें एक रीड करके जाओ, ताकि बस आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग उसमें क्या लिख सकोगे। ठीक है? बाकी अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है? आज का पूरा टाइम है, कल का पूरा टाइम है। नोट्स आप में से कोई लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं 8882196980। और इस बार कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्ज़ाम नहीं दे रहे या नेक्स्ट ईयर के सेशन के स्टूडेंट होंगे, तो यहाँ पर हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैं करने वाली हूँ 1 जनवरी 2024 से। और इसके लिए एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप लोग में कोई भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ईयर के कोर्स को परचेज करने के लिए, तो आप 8882196980 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स सब कुछ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अदरवाइज किसी को सिंगल कोर्स परचेज करना है तो हिस्ट्री एडू पॉइंट आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको हर एक कोर्स जो है, कोई एक सिंगल सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेना है तो आप सिंगल भी परचेज कर सकते हो। फुल कोर्स भी अवेलेबल है, सिंगल भी अवेलेबल है, तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो। और यहाँ पर एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो हरी अप, जितनी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ एनरोलमेंट करवा लो, ताकि आपका जो नया सेशन होगा, नई क्लास, उसमें आप स्टार्टिंग से क्लास कर सके, कुछ भी स्किप ना हो। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। इस क्लास में पूरा कंप्लीटली होने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जब आप सभी एग्जाम देकर आएंगे, कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया और कितने एग्जाम में क्वेश्चंस मेरे बताए हुए आए थे और एमएचआई 01 का आज आप सभी का एग्जाम कैसा हुआ, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आशा करती हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके से एमएचआई 5 की ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। एमएचआई 04 के लिए पूरी कंप्लीटली एमएचआई 04 की प्लेलिस्ट को देखकर चले जाओगे, बहुत इजीली से अच्छे मार्क्स आप सभी लेकर के आ पाएंगे। ये दोनों प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए और सारी वीडियो आराम से देखिए। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।